नमस्कार दोस्तों, नेरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सभ्यताओं का टॉपिक है। तो सभ्यताओं के बारे में हम कालीबंगा सभ्यता से शुरुआत करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील के अंदर है और इसकी जो खोज है वो हुई थी 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका उत्खनन जो है वो किया था 1961 से लेकर 69 तक। इसका उत्खनन का जो कार्य है वो चला था और उत्खनन का जो कार्य है वो किया था B.K. थापर और B.B. लाल ने। तो आइए देखते हैं, मैं ये लिख देता हूं। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? ये हनुमानगढ़ के अंदर है। खोज किसने की थी? 1951 में अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया था इसका? 1961 से 69 तक। 61 से 69 तक इसका उत्खनन का जो कार्य है वो किया था B.B. लाल और B.K. थापर ने। इसके उत्खनन का कार्य जो है वो B.B. लाल और B.K. थापर ने किया था। देखिए, इसको याद कैसे करना है। कालीबंगा का हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ की एक पीलीबंगा तहसील के अंदर है। इसको याद करने के लिए देखो, इस 1951 के अंदर इसकी खोज की अमलानंद घोष ने। अमलानंद से आपको याद रखना है अमल। अमल कैसा होता है? काला होता है। तो अमल काला होता है, तो अमलानंद ने खोज किसकी की? कालीबंगा की। अब देखिए, अमल कोई व्यक्ति अमल खा लेता है तो उसकी जो बीवी है वो क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। बीवी क्या हो जाती है? लाल। तो वो क्या कर देती है? गुस्से में क्या लगा देती है? पति को थापड़ लगा देती है। तो आप ऐसे इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अमल क्या होता है? काला। तो अमलानंद ने किसकी खोज की? कालीबंगा की। और B.B. लाल और B.K. थापड़ जो है इसके उत्खनन कार्य हैं। अमल खाने पे बीवी क्या होगी? लाल होगी और उसने पति के क्या लगा दिया? थापड़ लगा दिया। तो इस तरीके से आपको इस सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। तो इसकी जो नदी जो है, कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता होगी, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गई, अहाड़ सभ्यता हो गई या कालीबंगा सभ्यता हो गई। जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। और जो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। और घग्गर नदी के अन्य नाम हैं, इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं और इसे नट नदी भी कहते हैं, इसको दर्शद्वती नदी भी कहते हैं, इसे मृत नदी भी कहते हैं। और इसे घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। और यही घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। नदियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। बंगाल की खाड़ी की नदियां, अरब सागर की नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। अरब सागर की जो नदियां हैं वो अरब सागर में जो गिरती है उन्हें अरब सागर की नदियां, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी की नदियां कहते हैं। और जो नदी कहीं भी नहीं गिरती, वहीं एक क्षेत्र से निकलकर और दूसरे क्षेत्र में विलीन हो जाती है या विलुप्त हो जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। और उसकी सबसे लंबी जो नदी है वो है घग्गर नदी। ये हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी जो है हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जो जिला है उसके अंदर एक टिब्बी तहसील है और टिब्बी तहसील का भी एक गांव है तलवाड़ा। टिब्बी तहसील का जो गांव है तलवाड़ा, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ से बहते हुए ये आगे गंगानगर में चली जाती है और गंगानगर के अंदर ये अनूपगढ़ में चली जाती है। अनूपगढ़ के अंदर इसके किनारे एक सभ्यता है तरखान वाला डेरा। तरखान वाला डेरा नाम की सभ्यता जो है वो इसके किनारे विकसित है। और अनूपगढ़ से आगे चलकर ये पाकिस्तान में चली जाती है
पाकिस्तान के अंदर एक जगह है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास नाम की जगह तक पहुंचती है, और फोर्ट अब्बास तक जहां पर पहुंचती है पाकिस्तान के अंदर, इसका नाम वहां पर है हकरा। पाकिस्तान के अंदर इसको हकरा कहा जाता है। तो ये जो सभ्यता से जुड़ी, इसके जो नदी से जुड़ी हुई बात थी वो लगभग मैंने यहाँ पर लिख दी है, और आपको और दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। घग्गर नदी के किनारे ये विकसित सभ्यता, जो सभ्यता थी ये विकसित हुई थी। घग्गर नदी को सरस्वती नदी या दर्शवती नदी, मृत नदी, नट नदी आदि नामों से जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, और हनुमानगढ़ के अंदर ये टिब्बी तहसील का एक गांव है तलवाड़ा, वहाँ से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, और राजस्थान में बहते हुए हनुमानगढ़ गंगानगर के बहते होते पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर इसका जो जल है वो फोर्ट अब्बास नाम एक जगह है, वहाँ तक जाता है, और पाकिस्तान के अंदर इसको हकरा कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे एक बड़नेर का दुर्ग भी बना हुआ है। बड़नेर का दुर्ग किसने बनाया था? भूपत भाटी द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया? 295 के अंदर भूपत भाटी ने बड़नेर के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग पर जो है सर्वाधिक जो है वो विदेशी हमले हुए थे। सर्वाधिक विदेशी हमले सहने वाला दुर्ग है बड़नेर का दुर्ग। और सर्वाधिक देशी हमले कौन से दुर्ग पर हुए थे? तारागढ़ दुर्ग पर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर ऐसा दुर्ग है जिस पर देशी हमले हुए थे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा विदेशी हमले हुए थे बड़नेर के दुर्ग पर। बड़नेर के दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था, 295 के अंदर करवाया था। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूरलंग ने इसके बारे में कहा है कि मैंने इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। किसने कहा था? तैमूरलंग ने। क्या कहा था? कि इतना मजबूत किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। और इसका एक उपनाम भी है, बड़नेर के दुर्ग का उपनाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। आगे देखिए, सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ इस कालीबंगा की सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं हम। क्या क्या इसकी विशेषताएं थी? दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। एकमात्र सभ्यता है विश्व की जहां से दोहरे जुते हुए साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ के जो भवन है वो कच्चे ईंटों द्वारा बने हुए हैं, इसीलिए इसको दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ के जो घर है वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। कच्ची ईंटों से बने होने के कारण इसको दीनहीन, दीन का मतलब क्या होता है? गरीब सभ्यता, यानी कि जो जिनके मकान कच्चे ईंटों से बने हुए थे, इसलिए इसको दीनहीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि एक गरीब सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ के जो मकान थे वो 2 से 3 मंजिला मकान थे। 2 से 3 मंजिला मकान थे, और मकानों पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। इसके अलावा बाहर घर के आगे नालियाँ भी बनी हुई थी, और एक बाहर कचरा पात्र भी बना हुआ था। यानी कि पूरी तरह से यह सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जिस तरीके से नगर निर्माण हमारे किया जाता है आज इस आधुनिक टाइम में, उस समय ये प्राचीन काल में भी यही जो आज की जो जितनी नगर निर्माण की जो प्रणाली हमारी विकसित है उतनी ही विकसित उस समय की ये रही है। और इसका जो टाइम है, इसका काल है वो कितना माना गया है? 2350 से लेकर 1750 तक का जो समय है वो इसका माना गया है। इसके आप जो भी आपको लिखवाया इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ से 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, 7 हवन कुंड, और बलि प्रथा के संकेत भी यहाँ से मिले हैं।
इसके अलावा शल्य चिकित्सा जो होती थी उसके भी प्रमाण मिले हैं, और एक खोपड़ी मिली है एक बालक की जिसके अंदर 3 छेद थे। बालक की खोपड़ी, इसके अंदर 3 छेद थे। और इसके अलावा यहाँ से जो मोहरें मिली है, मोहरें, उन मोहरों से वहाँ की लिपियाँ प्राप्त होती है। जो हड़प्पा की जो लिपियाँ हैं वो भाव चित्रात्मक लिपि उसको कहा जाता है, क्योंकि उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। भाव चित्रात्मक क्या, इसको बुस्ट्रोफेदम भी कहते हैं, बुस्ट्रोफेदम, या फिर इसको पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, पिक्टोग्राफ, या फिर इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं, सर्पिलाकार, क्योंकि इसकी जो लिपि जो थी वो उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको भावचित्रात्मक या रहस्यात्मक लिपि कहा जाता है। और ये जो लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। हम कैसे लिखते हैं, हम बाएं, इधर बाएं से शुरू होते हैं और दाएं तरफ जाते हैं। ये दाएं तरफ से लिखते थे और इस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से। तो ये सर्प, ऐसे सर्प की तरह आकृति बन जाती थी, इसीलिए इसको सर्पिलाकार लिपि कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ से शतरंज खेलने की जो गोटियाँ होती है, शतरंज की गोटियाँ वो भी मिली हैं, और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। हड्डियों के आभूषण, और क्या मिले हैं, इसके अलावा यहां से मिले हैं हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल भी यहां से प्राप्त होता है। और इसके अलावा अनेक वस्तुएं मिली है। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की जो प्रणाली थी उसके बारे में हम थोड़ा बता देता हूँ आपको। अंतिम संस्कार जो है यहाँ कालीबंगा सभ्यता में वो 3 प्रकार से किया जाता था। एक तो अग्नि संस्कार, यानी कि डायरेक्ट मृतक को अग्नि में जला दिया जाता था। दूसरा जो है पूर्ण शवदान, पूर्ण शवदान के अंदर व्यक्ति को दफनाया जाता था पूरा का पूरा। और एक था आंशिक शवदान, आंशिक या अर्ध शवदान। इसके अंदर मृतक को खुले में जंगल में छोड़ दिया जाता था, उसका जो शव होता था उसको पशु पक्षी या जो उसको जो शव को खा जाते थे, और शेष जो बची हुई हड्डियां थी उसको दफनाया जाता था। इसको कहा जाता था आंशिक शवदान। शवदान की ये 3 पद्धतियां जो थी उस समय प्रचलित थी, अंतिम अग्नि संस्कार, पूर्ण शवदान और आंशिक शवदान। इस सभ्यता का जो पतन का जो कारण था वो प्राकृतिक आपदाएं थी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये सभ्यता जो है वो नष्ट हुई। कौन कौन सी, जैसे भूकंप और एक जो नदी थी दर्शवती नदी, उसका दर्शवती नदी का सूख जाना भी इसका एक पतन का कारण माना जाता है। तो इस तरीके से कालीबंगा की सभ्यता का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट हम अपने बात करते हैं आहड़ की सभ्यता के बारे में। आहड़ की सभ्यता की जो खोज है वो वल्लभनगर तहसील के अंदर 1954 में रतनचंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन का जो कार्य है वो 1900 से ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती, क्योंकि तांबे का बहुतायत में यहाँ ये जो लोग थे वहाँ के प्रयोग करते थे, काफ़ी बड़ी मात्रा में तांबे का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ से तांबे की 2 कुल्हाड़ी भी हमें प्राप्त होती है, तांबे की 2 कुल्हाड़ी। और क्या मिलता है यहाँ से तांबे के 6 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने? 6 सिक्के। और इन 6 सिक्कों में से 2 सिक्के बहुत महत्वपूर्ण या विशेष हैं, जिनमें से एक पर तो यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। यूनान के जो देवता थे अपोलो, उनका चित्र बना है। और दूसरा जो है उस पर त्रिभुज और त्रिशूल, और एक जो तर्कस होता है तीर रखने का जो
ये 3 चीज़ें बनी हुई है दूसरे सिक्के पर। 6 सिक्के प्राप्त हुए हैं, 2 सिक्के जो है वो खास हैं। एक पर तो अपोलो यूनान का देवता एक अपोलो उसका चित्र बना हुआ है, और एक पर त्रिभुज, त्रिशूल और तर्कस बने हुए हैं। इसके अंदर एक टिल्ला जो प्राप्त हुआ है उसका जो क्षेत्रफल है, जिस टिल्ले से खुदाई की है, वो ऐसे लिख लेना 600 बाई 600, और यहाँ पर फिर लगा देंगे 1600 बाई 600 वर्ग फीट का है क्षेत्रफल। और इसको महासतियों का टिल्ला कहा जाता है, महासतियों का टिल्ला, महासतियों का टिल्ला कहा जाता है, या इसे अगाढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अगाढ़ दुर्ग, यहाँ से एक दुर्ग मिला है जिसको अगाढ़ दुर्ग कहते हैं। स्थानीय नाम क्या है उसका? उसका स्थानीय नाम है दुर्ग का दूधकोट। स्थानीय लोग जो है वो उसे दूधकोट के नाम से जानते हैं। और इन्हीं महासतियों के टिल्लों में मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी छतरियाँ मौजूद है, जिसके अंदर जो पहली बार जो प्रथम छतरी थी वो बनाई गई थी अमर सिंह प्रथम की। अमर सिंह प्रथम कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। इसकी छतरी वहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर? जो ये अहड़ की सभ्यता है वहाँ पर महासतियों के टिल्ले के अंदर अमर सिंह की प्रथम की छतरी है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके चरण कितने हैं? 2। एक तो पहला जो चरण है वो तो माना जाता है ताम्रकाल, इसका टाइम है 1750 से लेकर 1250 तक। और एक इसका जो टाइम माना गया है वो माना गया है लोहाकालीन। ये था 1250 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन गोपीनाथ जो शर्मा था इतिहासकार, गोपीनाथ शर्मा ने इसका जो चरमोत्कर्ष काल है वो माना है 1900 लेकर 1250 BC। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका जो टाइम था वो 1900 से लेकर 1250 ईसा पूर्व माना है गोपीनाथ शर्मा ने। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, कालीबंगा की जो अर्थव्यवस्था है वो थी कृषि प्रधान, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो थी उद्योग प्रधान। और यहाँ पर कौन कौन से उद्योग थे? ताम्र उद्योग, एक तो था ताम्र उद्योग और कपड़ा उद्योग। ताम्र उद्योग और कपड़े उद्योग जो थे वो यहाँ पर उन्नत दशा के अंदर थे। और यहाँ से कपड़ों पर रंगाई करने के ठप्पे मिले हैं, रंगाई करने के ठप्पे, कपड़ों पर डिजाइन करने के जो ठप्पे वगैरह होते हैं, डिजाइन जिन पे बना हुआ होता है, वो ठप्पे यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से अनाज रखने के जो मर्द भांड हैं वो मिले। उन्हें क्या कहा जाता था? गोरे या कोट कहा जाता। अनाज रखने की जो जगह हैं, जो बर्तन थे मर्द भांड, उनको गोरे या कोट कहा जाता था। और यहाँ के जो मकान है वो बांसों की खपरेल से निर्मित थी। बांसों की खपरेल से निर्मित। यूनान, मेसोपोटामिया, यूनान और मेसोपोटामिया से इनके व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। और इसको आपको एक चीज और बता देता हूं, जो ताम्रवती नगरी तो कहा जाता है आहड़ को, लेकिन ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, जो सीकर के अंदर है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता की, विराट जो सभ्यता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि विराट जो सभ्यता है ये महाभारतकालीन और बौद्धकालीन सभ्यता है। महाभारत के समय जब युधिष्ठिर हार गया था जुए के अंदर दुर्योधन से, और दुर्योधन ने शर्त के मुताबिक उनको 13 वर्ष का जो वनवास दिया था, 12 साल का तो सीधा ही वनवास था और 1 साल का था अज्ञातवास का जो वनवास था। भी 1 साल आपको अज्ञातवास में रहना है। आपकी जो पहचान है वो उजागर नहीं होनी चाहिए, आपको कोई पहचान ना ले।
तो उन्होंने अज्ञातवास का जो समय था 1 साल, वो मत्स्य महाजनपद यानी कि मत्स्य महाजनपद के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो वहीं आकर वो रहने लगे और वहीं पर ये विराट की जो सभ्यता है विकसित हुई थी। तो वहाँ पर ये रहे और अर्जुन जो 500 पांडव और एक उनके साथी द्रौपदी, इन्होंने अपने अज्ञातवास का अंतिम समय जो था वहाँ पर पहचान बदल कर बिताया था। तो वहीं पर एक बार की बात है, जो आपको मैं कहानी सी है छोटी बता देता हूँ कि द्रौपदी को प्यास लगी। द्रौपदी को प्यास लगी तो वहाँ पर आसपास पानी नहीं था। तो भीम ने, कहा जाता है कि भीम ने वहाँ पर अपना जो घुटना है जरा और वहाँ से पानी निकाल दिया। पानी निकल के रहा और वहाँ से द्रौपदी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो वहाँ पर जब उसने वहाँ पर एक तालाब बन गया, तो जिसको कहा जाता है भीम तालाब, क्योंकि वो भीम ने बनाया था इसीलिए उसको भीम तालाब कहा जाने लग गया। भीम तालाब कहाँ पर है? विराट सभ्यता के अंदर। और उसके बाद कुछ देर फिर वो जंगल में भटक रहे थे, फिर द्रौपदी को प्यास लगी तो आसपास पानी नहीं था। तो इस बार अर्जुन ने अपनी तीर निकाली और तीर चलाई जमीन पर, और वहाँ से जो गंगा नदी का जो पानी है वो निकल कर आ गया और वहाँ से और एक नदी बन गई, और जिसे कहा जाता है बाण गंगा, क्योंकि गंगा नदी का पानी आया था और बाण चलाने से आया था, इसीलिए उसका नाम रख दिया बाण गंगा। बाण गंगा को अर्जुन ने तीर चलाया था, इसीलिए अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में नोट कर देता हूँ मैं। विराट की जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसकी जो खोज है वो की थी, इसकी खोज जो 1937 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी, और उत्खनन किया था इसका 1961 से 1963 तक इसके उत्खनन का कार्य चला। वो किया था नीलरतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित। एक चीज राजस्थान के अंदर खोजी गई ये पहली सभ्यता थी। 1937 में इसकी खोज जो है वो की थी दयाराम साहनी ने। राजस्थान में खोज, राजस्थान के अंदर पहली सभ्यता, और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। और इसके उत्खनन का जो कार्य वो नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। इस सभ्यता के अंदर महाभारत कालीन सभ्यता, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। महाभारत और वह बौद्धकालीन, महाभारत और बौद्धकालीन सभ्यता मानी जाती है। ये कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा के किनारे। बाणगंगा, या इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा। और इसके अंदर इसके जो कुछ लगभग अवशेष जो है वो यहाँ की पहाड़ियों से मिले हैं। कौन कौन सी जो वो पहाड़ियाँ हैं? बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी। डूंगरी का मतलब होता है छोटी पहाड़ी। महादेव डूंगरी और मोती डूंगरी। जो अधिकांश जो है वो इन पहाड़ियों से अवशेष यहाँ से इसके प्राप्त होते हैं। बिज्जक की जो पहाड़ी है यहाँ से एक बौद्ध मठ मिला है। बौद्ध मठ किसने ढूंढा? कैप्टन बर्ट ने इस बौद्ध मठ की खोज की थी। इसके अलावा कब की थी? 1837 में, जब दयाराम साहनी ने 1937 के अंदर इसकी खोज की थी। उससे पूरे 100 साल पहले कैप्टन बर्ट ने वहाँ से एक बौद्ध मठ भी ढूंढ निकाला था। बौद्ध मठ जो है वो कैप्टन बर्ट ने 1837 में ढूंढा था। ये बौद्ध मठ है जो 7 कमरे है, इसके अंदर 7 कमरों वाली इमारत है एक, जिसका जो निर्माण है वो माना जाता है कि अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। मठ क्या होते हैं अभी? मठ होते हैं जहां पर बौद्धों की अस्थियां रखी जाती है, उसे कहा जाता है मठ। एक नाम और आता है, उसको स्तूप भी कहते हैं हम। इसके अलावा एक नाम आता है विहार। विहार क्या होता है? जहाँ पर लोग बौद्ध लोग रहते थे, उनका
निवास स्थान था उनको कहा जाता था विहार। और एक नाम आता है इन्हीं से जुड़ा हुआ चैत्य। चैत्य कहा जाता है बौद्धों के जो पूजा घर होते हैं, जहाँ पर बौद्ध लोग पूजा करते थे, उसे कहा जाता था चैत्य। आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ से एक शिलालेख भी मिला है जिसे बबरू का शिलालेख कहते हैं। कौन सा शिलालेख? बबरू का, जिसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक ने इसका निर्माण कराया। वर्तमान में कहाँ पर है ये? वर्तमान में है ये कोलकाता में। वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय के अंदर ये बबरू का शिलालेख लिखा हुआ है। और यही ऐसा शिलालेख था जिसके अंदर जो अशोक था उसने ये अपना जो है ये माना कि मैं अशोक बौद्ध धर्म का जो व्यक्तिगत रूप से जो अशोक था वो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये इसी बबरू के शिलालेख से हमें पता चलता है। इसके अलावा यहाँ से एक डांसिंग बर्ड की मूर्ति मिलती है। डांसिंग बर्ड, नाचते हुए पक्षी की। कहाँ से मिलती है? विराट सभ्यता थी। और एक डांसिंग गर्ल की भी मूर्ति मिलती है। वो कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। तो आप ध्यान रखें, डांसिंग बर्ड की मूर्ति वो विराट सभ्यता से, और जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति नाचती हुई नृत्य करती हुई एक लड़की की मूर्ति वो मिली है मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से इसके अलावा एक 36 मुद्राएं भी प्राप्त हमें होती हैं। 36 मुद्राएं, जिनमें से 28 जो मुद्राएं हैं वो किसकी है? इंडो ग्रीक राजाओं की है। इंडो ग्रीक राजा की है। इन 28 में से 16 जो है वो इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर की मानी जाती है। मिनेंडर। और जो 8 जो मुद्राएं हैं, 8 मुद्राएं जो है वो पंचमारक मुद्राएं हैं। पंचमारक का मतलब क्या होता है? पंचमारक, 5 मारक, 5 चिन्ह जिस पर बने हुए, इसलिए उसको पंचमारक कहा जाता है। और यहाँ के जो बर्तन थे, यहाँ के जो बर्तन है वो ओकर कलर पात्र के हैं। ओकर कलर पात्र, या फिर इनको पेंटेड ग्रे संस्कृति भी कहते हैं। सांख्य लिपि भी कहते हैं। ये एक कूटलिपि थी जो सांकेतिक भाषा में लिखी गई थी। ये संभवतः इसका अनुमान लगाया जाता है कि मिहिरकुल के आक्रमण के समय इस लिपि का प्रयोग किया गया था अपने परिजनों को बताने के लिए, क्योंकि जब मिहिरकुल ने आक्रमण किया तो वहाँ के लोग जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे और सांकेतिक लिपि में वहाँ पर लिखे गए कि अपने परिजन उनको पढ़ सके और पता लगा सके कि हम कहाँ पर है। उस सांकेतिक लिपि को भी आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस सभ्यता के जो पतन का जो कारण है वो मिहिरकुल के आक्रमण को ही माना जाता है। मिहिरकुल कौन सी सभ्यता के पतन का कारण है? विराट की सभ्यता का पतन का मुख्य कारण जो था वो मिहिरकुल का आक्रमण है। इसके बारे में थोड़ी सी 2-4 बातें हो रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। दीपक मिले हैं, दीपक और स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है देखा है आपने सभी ने, ऐसे करके इस तरीके से ऐसे होता है, उसको स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है, वो मिला है। तो ये जो इनका मिलना जो है स्पष्ट करता है कि यहाँ पर हिंदू या सनातन धर्म का प्रभाव था। इसके अलावा यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिली है। स्वर्ण क्या होता है? सोना। मंजूषा क्या होता है? क्या होती है? स्वर्ण मंजूषा का मतलब होता है एक बॉक्स मिला है जिसके अंदर बौद्ध की अस्थियां रखी हुई है। महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी हुई है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनकी अस्थियां रखी हुई है। और ये स्वर्ण मंजूषा जब मिली तो इसकी खुदाई किसने कराई? जयपुर का राजा जो था राम सिंह सेकंड, इसने इसकी खुदाई करवाई थी। और इसके अंदर एक और चीज़ है, एक टकसाल मिली है इसके अंदर। टकसाल क्या होती है? जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और अकबर से लेकर शाहजहां तक के काल तक वहाँ से सिक्के डाले जाते थे। तो ये विराट की सभ्यता लगभग जो मेन बातें थी वो सब लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बारे में नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। हाँ, तो नेक्स्ट जो अपनी सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर जो सभ्यता है वो है
नीम का थाना सिक्कर में कौन सी नदी के किनारे हैं? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे है। और यहां से हमें और क्या प्राप्त होता है? मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, जो इस बात का सबूत है कि जो कांतली नदी है वो नित्य वाहिनी थी, यानी कि पूरे साल बहती थी। तभी तो मछली पकड़ने के कांटे लोग रखते थे, मछलियां पकड़ते थे। और इसके अलावा यहाँ पर पेचदार पिन्ने मिली हैं, दोहरी पेचदार वाली पिन्ने, तांबे की बनी होती थी ये। और ये जो कांटे हैं ये भी तांबे के थे, तांबे के बने होते थे, और ये भी तांबे की थी। ये पेचदार जो पिन्ने हैं इनका अनुमान लगाया जाता है। जो महिलाएं थी वो अपने बालों के जो ऐसे खींचकर बांधने के लिए इसका प्रयोग करती थी, पेचदार पिनों का। नेक्स्ट है तांबे के बनाकर मिले इन्हें। जो तीर होता है उसका जो आगे वाला ये वाला पार्ट जो होता है ये तांबे का बना हुआ वहां से हमें प्राप्त होता है। और इसकी जो खोज है, इसकी खोज की थी 1966 में। किसने की? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। उत्खनन किसने किया इसका? तो इसका जो उत्खनन है वो किया था विजय कुमार और रमेश चंद्र ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। और यहाँ से यहाँ के जो मकान थे वो पत्थरों से बने हुए हैं, पत्थरों से निर्मित हैं। कहाँ के मकान? गणेश्वर सभ्यता से जो मकान प्राप्त हुए वो पत्थरों के बने हुए हैं। और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, जननी क्या होती है? माँ। किसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी? गणेश्वर सभ्यताओं की। और ताम्रयुगीन ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ की सभ्यता को, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत के अंदर तांबा जो है वो बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता था। और वैसे भी आज वर्तमान में भी खेतड़ी जो झुंझुनू के अंदर है वहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। और वही खेतड़ी जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में ही ये जो नीम का थाना सिक्कर है और वहीं पर गणेश्वर की सभ्यता विकसित हुई थी। तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में तांबा पाया जाता था। और तांबा जो था वो अफगानिस्तान की सभ्यता तक भेजा जाता था उस समय। तो इसके जो व्यापारिक संबंध थे वो अफगानिस्तान के साथ भी थे, इसका प्रमाण भी हमें मिलता है। इसके जो बर्तन थे, यहाँ के जो बर्तन थे वो गेरुआ या कत्थई रंग के थे। देखिए गणेश्वर गैस है गेरुआ। गणेश्वर सभ्यता के बर्तन जो थे वो गेरुआ या कत्थई रंग के थे। कालीबंगा के जो बर्तन थे वो लाल या काले मृदबाण संस्कृति के थे। और आहड़ के जो बर्तन थे वो काले मृदबाण संस्कृति के थे। तो लगभग ये 4 जो सभ्यताएं करवाई है इनके बारे में मैंने बातें जो बताई है वो लगभग आपको करवा दी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सभ्यताओं का पार्ट है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।